बार मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम यहाँ पढ़ रहे हैं द हिंदू की इम्पॉर्टेंट न्यूज़। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे, करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो और साथ ही साथ अपना स्टैटिक भी पढ़ रहे होगे और सबसे जरूरी रिवीजन भी कर रहे होगे, है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। जस्ट अ सेकेंड। ओके, आज है 5 अप्रैल और दिन है शनिवार और ये है आज का आपका द हिंदू का न्यूज़पेपर। चलिए न्यूज़ पे चलने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन तथास्तु आईसीएस की तरफ से कुछ कोर्सेज लॉन्च होने जा रहे हैं आपके लिए। जीएस फाउंडेशन का मॉर्निंग बैच, ठीक है, जो कि स्टार्ट होगा 19 अप्रैल से। वहीं जीएस फाउंडेशन का एक इवनिंग बैच सेम डे पे स्टार्ट होने जा रहा है 19 अप्रैल से ही। बस अंतर सिर्फ इतना है कि एक मॉर्निंग है और एक इवनिंग है, ताकि आपके लिए पढ़ाई कभी भी समय बाधा ना बने, ठीक है। आप जिस समय में कंफर्टेबल हो, ठीक है, अपने आप को सहज महसूस करें, आप उस समय में पढ़ाई करो और यूपीएससी में सिलेक्शन पाओ, ठीक है। एडमिशन ओपन है आपके लिए। वहीं फिलोसफी का ऑप्शनल प्रोग्राम ये स्टार्ट होने जा रहा है 7 अप्रैल से और सेम डे पे यानी कि 7 अप्रैल से ही पीएसआईआर ऑप्शनल जो कि पढ़ाया जाएगा मनोज सर के द्वारा, ये 2 ऑप्शनल आपके लिए तथास्तु लेके आ रहा है, ताकि फाउंडेशन के साथ साथ आपके फिलोसफी ऑप्शनल की तैयारी भी बेहतरीन तरीके से हो सके, ताकि मेंस में आपके नंबर बहुत अच्छे से आए, ठीक है, और आपकी फिलोसफी और पीएसआईआर आपके कमांड पर है, आपके हाथ पर है। चलिए देखते हैं हमारे साथ कौन कौन है। ओके, इमरान बोल रहे हैं गुड मॉर्निंग मैम, सूरज कुमार बोल रहे हैं जय श्री कृष्णा, और मोनू बदमाश अलीगढ़ से प्रणाम करते हैं आपको। चलिए सभी का बहुत स्वागत है, ठीक है, सभी को वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, ठीक है। चलिए देखते हैं आज हमारे पास न्यूज में क्या क्या है। तो आज हमारे पास ठीक ठाक न्यूज है, ठीक है। आज हमारे पास 5 न्यूज है, ठीक है, जिसमें से हम 3 न्यूज को जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है वो उसमें देखेंगे, वहीं बाकी की जो 2 न्यूज है उसको थोड़ा सा हम डिटेल में एनालाइज करेंगे, ठीक है। ये जो एक आपकी पहली न्यूज है, दूसरी न्यूज और ये तीसरी न्यूज जो आपके सामने है, इसको कहीं ना कहीं आपके प्रीलिम्स एस्पेक्ट से थोड़ी जरूरी हो जाती है, ठीक है। ओके, देखिए पहली न्यूज जो बताती है, जैसा कि हम अभी कुछ समय पहले से डिस्कस कर रहे हैं कि अमेरिका ने सभी देशों के ऊपर अमेरिका ने सभी देशों के ऊपर एक बहुत बड़ा अपना एक निर्णय थोप दिया है, ठीक है, जो कहीं ना कहीं अलग अलग देश हैं और सभी देशों पे अलग अलग हिसाब से, ठीक है, टैरिफ लगाने की बात की गई है, ठीक है। वहीं चाइना के ऊपर 34% टैरिफ लगाया है, तो ये तो होना ही था कि बदले में चाइना भी कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया दे, तो वही चीज हुई है, ठीक है। तो देखेंगे कि चाइना ने क्या किया है, और वहीं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में चाइना ने अमेरिका के प्रति क्या क्या बोलते हैं, क्या डिसीजन दिया है, या फिर बोलेंगे कि क्या कौन कौन से स्टेटमेंट दिए हैं, उनके बारे में हम देखेंगे और चेक करेंगे, ठीक है। चलिए जस्ट अ सेकेंड। ओके, दूसरी न्यूज है, ये भी हम पहले न्यूज जो पढ़ चुके हैं उसी से कनेक्टेड है। जैसे कि हमने अभी 2 दिन पहले देखा था कि बिम्स्टेक का सम्मेलन होने वाला है, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि वहां पे मोदी जी आने वाले हैं, ठीक है। अब आप लोग बताएंगे मुझे कमेंट करके कि कहाँ हो रहा है इस बार का 6ठा बिम्स्टेक सम्मेलन, ठीक है। तो बिम्स्टेक सम्मेलन हुआ, वहां पे जाहिर सी बात है बांग्लादेश की गवर्नमेंट भी हमें मिली, ठीक है। नेपाल, म्यांमार, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि म्यांमार में कुछ समय पहले भूकंप आया था, तो कहीं ना कहीं हमने म्यांमार से मिलके बहुत ज़्यादा संवेदनशीलता जताई, ठीक है, कि इस तरह की घटना हुई है, तो बात हुई है सारी। तो ये बिम्स्टेक में जो भी कुछ आउटकम आए, मुख्य बातें हैं, उन सारी मुख्य बातों को हम यहाँ देखेंगे, ठीक है। चलिए, ये हो गई दूसरी न्यूज़ आपके सामने। शिवांश गोयल बोल रहे हैं गुड मॉर्निंग मैम। कपिल कुमार नमस्ते मैम। चलिए कपिल कुमार, आई थिंक आप मुझे बहुत दिन बाद दिखाई दे रहे हो, पहले आप आते थे क्लास में, ठीक है, बीच में जब क्लास ब्रेक हुई तो आपने आना बंद कर दिया शायद, है ना। चलिए वेरी गुड मॉर्निंग और आपका स्वागत है कपिल, ठीक है। तीसरी न्यूज जो है वो है अगस्ता मलाई नेशनल पार्क को लेके, ठीक है। यहाँ से यूपीएससी में हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इसकी देखरेख के लिए एक कमेटी बनाई है सरकार ने, ठीक है, तो उस कमेटी को देखेंगे कि वो क्या है और क्यों उसकी जांच परख की जरूरत है, ठीक है। तो उसके बारे में भी हम चेक करेंगे और कौन कौन से जो लगते क्षेत्र हैं, ठीक है, जहां पे जांच की जा रही है, तो उसके बारे में भी हम पढ़ाई करेंगे, ठीक है। चलिए, ये हो गई हमारी 3 फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, राइट। अब चलते हैं हमारे मेंस एस्पेक्ट पे, जो कि कहीं ना कहीं बताता है कि जब रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है तो वहां पे ग्लोबल साउथ की क्या भूमिका हो सकती है, ठीक है। ग्लोबल साउथ का मतलब यही हो गया अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, लैटिन अमेरिका, ठीक है, जो कहीं ना कहीं है ना नाटो से तटस्थ है कि नहीं। तो उस तटस्थता के कारण अब कहीं ना कहीं ग्लोबल साउथ एक शांति दूत के रूप में सामने आ सकता है, किसके बीच में, रूस और यूक्रेन के बीच में। ये बहुत इंटरेस्टिंग एक कहानी है, हम इसको कहानी के तौर पे सुनेंगे, ठीक है। वहीं
लास्ट जो न्यूज है हमारी ये बताती है ट्रांसजेंडर के बारे में, ठीक है। 31 मार्च को एक दिवस था जिसके माध्यम से ये पूरा आर्टिकल आज आया है, ठीक है। तो इसके बारे में जो एक्ट है वो देखेंगे हम, पहली चीज, ठीक है। और साथ ही साथ देखेंगे कि ट्रांसजेंडर को आज भी, है ना, इतने एक्ट होने के बाद भी कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्या उनको सच में हमने समानता दी है बाकी जो समूह हैं उनके हिसाब से। तो ये सारी चीजों के बारे में हम चेक करेंगे, देखेंगे, ठीक है। चलो, काफी लोग ऐड हो चुके हैं। गोपी बोल रहे हैं गुड मॉर्निंग मैम, मैम जॉब इशू था, कोई बात नहीं कपिल, चलिए ठीक है। सभी लोग फटाफट यस लिख दो। आपके सामने ये छोटा सा इंट्रोडक्शन है, मैं उम्मीद कर रही हूँ आपको ये इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा और इतना तो लग गया होगा कि हमारी जो स्टार्टिंग की जो 2 न्यूज है ना, वो ये हमें बताती हैं कि न्यूज़पेपर पढ़ना कितना ज्यादा जरूरी है ना। कैसे कि जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसके साथ साथ एक कहानी शुरू हो जाती है, ठीक है। पहले हमने देखा कि टैरिफ कि रेसिप्रोकल टैरिफ क्या होता है, फिर बाद में हमने देखा कि अमेरिका ने लगा भी दिया, फिर हम कितने समय से हम इस पे चर्चा करते आ रहे हैं कि ट्रेड वॉर हो सकता है ना। अब ऐसी कुछ परिस्थितियां हमारे सामने दिखाई भी दे रही हैं, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ हमने कुछ समय पहले देखा कि 6वां बिम्स्टेक समिट होने जा रहा है, वहां पे देखते हैं कौन कौन सी बातें होंगी। तो आज ये कुछ बातें हमारे सामने भी आई हैं, आगे भी कुछ होगा तो हम देखेंगे। तो इससे ये हमें साबित होता है कि न्यूज़पेपर करंट अफेयर्स किसी भी करंट अफेयर्स मात्र नहीं है, अपने आप में ये बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है जो बताती है कि आपके दिन दुनिया में क्या चल रहा है, आपको कुछ पता चले, ठीक है, कि किस तरह की परिस्थितियां चल रही हैं और उसका प्रभाव भारत पे क्या पड़ सकता है। समझ में आई बात? चलो चलते हैं बिना किसी देरी के अपनी पहली न्यूज पे, ठीक है। ये आपका न्यूज इंडेक्स है, ठीक है। चलो अब चलते हैं पहली न्यूज पे कि चीन ने सभी अमेरिकी उत्पादों पर 34% टैरिफ लगाया है, ठीक है। किसी का जवाब नहीं आया। मैंने प्रश्न पूछा था कि बिम्स्टेक का 6वां सम्मेलन कहाँ हो रहा है, हमने 2 दिन पहले देखा था। तो उस क्लास में इमरान थे, गोपी थे, शिवांश थे, ठीक है। जो लोग पहले थे कम से कम आप लोग तो कमेंट करो, क्योंकि मोनू भी बोल रहे हैं कि मैं आपकी क्लास ऑफलाइन देखता हूँ तो आपको ही पता होगा, ठीक है। तो बताओ फटाफट 6वां कहाँ हो रहा है, और साथ ही साथ मैंने आपको पहला भी बताया था, तो आपको दोनों जवाब देना है, ठीक है। 6वां या पहला, ठीक है। कहाँ कहाँ हुए थे ये दोनों, ये कहाँ हो रहा है और ये कहाँ हुआ था। चलिए देखो, अमेरिका ने लगाया रेसिप्रोकल टैरिफ, ठीक है। हर देशों पे अलग अलग परसेंटेज पे टैरिफ लगाया। भारत पे लगाया है 27%, ठीक है। और वहीं चाइना पे कितना परसेंट लगा दिया है, 34%, ठीक है। चीजें कर दी महंगी। अब अमेरिका चाइना शांत रहेगा क्या? नहीं। तो चाइना भी कुछ पलट के प्रतिक्रिया करी है, ठीक है। अब वो प्रतिक्रिया देखते हमारे सामने क्या है। तो हमारी पीपीटी क्या बोल रही है कि अमेरिका ने क्या किया है, अमेरिका ने चीन के निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट पर 34% का भारी टैक्स लगा दिया, ठीक है। जिससे क्या हुआ, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने, ठीक है, लिबरेशन डे टैरिफ नाम दिया, कोई बात नहीं। इसके जवाब में चीन ने 34% का टैक्स अमेरिका से आने वाली सभी सामानों पर लगाने का ऐलान किया, जो 10 अप्रैल से लागू होगा। इसके जवाब में चीन ने भी क्या किया, 34% का टैक्स लगाने की बात कर दी, ठीक है। यानी कि अगर आप चीजों को महंगा करोगे 34 टैक्स लगाने के बाद, टैरिफ लगाने के बाद, तो हम भी चुप नहीं बैठेंगे, ठीक है। अब देखते हैं कौन कौन सी चीजों पे चाइना ने अपनी है ना प्रतिक्रिया दी है। तो चीन की दूसरी बड़ी कार्रवाई ये है कि दुर्लभ मृदा धातु, ठीक है। क्या होती है दुर्लभ मृदा धातु? देखो भारत में, देखो दुर्लभ मृदा धातु बेसिकली वो होती है कि मान लो पूरी पृथ्वी है, ठीक है, ये कुछ इस तरह की धातु है, ठीक है, जो बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। आज के आईटी सेक्टर के जमाने में, चाहे लैपटॉप में यूज करना हो, फोन में यूज करना हो, या फिर एमआरआई सीटी स्कैन की जो मशीनें हैं वहां पे इन धातुओं का बहुत ज्यादा प्रयोग होता है, ठीक है। अब क्यों इनको बोल रहे हैं दुर्लभ मृदा धातु? पहली चीज तो कम है, ठीक है। दूसरी चीज, जितनी भी है उनको उत्खनन करने में या उनको निकालने में जो खर्चा है ना, वो इतना ज्यादा हो जाता है कि ये अपने आप में बहुत ज्यादा महंगी हो जाती है। यानी कि कम होने के साथ साथ ये ज्यादा महंगी भी है, इसलिए हम इनको क्या बोल रहे हैं, दुर्लभ मृदा धातु बोल रहे हैं। समझ में आई बात सभी को? क्यों बोलते हैं हम इनको दुर्लभ मृदा धातु? और दूसरी चीज, ये बहुत ज्यादा जरूरी भी होती है, ठीक है। तो अब एक बात बताते हैं कि सबसे ज्यादा जो दुर्लभ मृदा धातु का जो उत्पादन होता है, ठीक है। अभी एक चीज और, ये चीज पीपीटी में मेंशन नहीं है, तो जो लोग मेरी क्लास देख रहे हैं सिर्फ इतना सा लिख लेना कि सबसे ज्यादा दुर्लभ मृदा धातु जो होती है वो पहले नंबर पे चीन है, दूसरे नंबर पे अमेरिका है, ठीक है, और तीसरे नंबर पे आई थिंक ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। ये तो हो गई दुर्लभ मृदा धातु, ठीक है। ये लिख लोगे सभी लोग? चलो आगे देखो। अब चाइना ने क्या किया है, इन रेयर अर्थ मेटल्स यानी कि दुर्लभ मृदा धातु के निर्यात पर क्या कर लिया है, नियंत्रण लगा दिया है, ठीक है।
ये तत्व जो होते हैं ये हाईटेक प्रोडक्ट जैसे कि कंप्यूटर चिप्स हो गए, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बैटरीज हो गई आदि में इसका इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि इतना तो हमें समझ में आ रहा है कि दुर्लभ मृदा धातु ऐसे सेक्टर में यूज हो रहा है जिनका आज सबसे ज्यादा प्रयोग है, ठीक है, चाहे वो ईवी हो या कंप्यूटर चिप हो। जैसे उदाहरण की तरह पे हम बात करें, एक दुर्लभ मृदा धातु है सिमेरियम, ठीक है, जिसका हम प्रयोग करते हैं एरोस्पेस में, यानी कि रक्षा के क्षेत्र में भी इस्तेमाल होता है। वहीं दूसरी तरफ एक है गैलेडियम, ठीक है, जो कहीं एमआरआई सिटी स्कैन में काम आता है। तो इससे अंदाजा आप ये लगाओ कि ये जो मृदा धातु है ये कहीं ना कहीं अपने आप में कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो चाइना ने क्या किया, इनके निर्यात पे क्या कर दी, रोक लगा दी, ठीक है। आगे देखो, आगे क्या किया, पहली चीज हो गई दुर्लभ मृदा धातु। वहीं दूसरी तरफ अब खाने पीने की चीजों पर उतरा है चाइना, यानी कि चिकन और अन्य जो खाद्य पदार्थ है उनकी भी जांच स्टार्ट कर दी। तो ये बोला गया है कि भाई आपकी जो खाने पीने की चीजें होती है जो आती हैं वो अच्छी नहीं होती, उनमें फंगस लगी होती है, ठीक है। अब यहां से थोड़ा सा ध्यान देना कि यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है, कैसे कि अमेरिका से जो आए थे चिकन में, ये ध्यान रखना, फुराजोलिडोन, ठीक है, फुराजोलिडोन नामक प्रतिबंधित दवा मिली होती है। क्या बोला गया है, चाइना ने इस तरह का दावा किया है कि जो अमेरिका से चिकन आता है उसमें इस तरह की दवा कहीं ना कहीं मिली रहती है, फुराजोलिडोन, ठीक है। इसको थोड़ा सा याद रखना क्योंकि जब भारत में है ना एक बार गिद्ध के लेके बहुत ज़्यादा जब चीज़ें चल रही थी तो कहीं ना कहीं उनको जो दर्द निवारक है, एक पेन किलर जो दवा दी जा रही थी, ठीक है, तो उस पेन किलर को लेके कहीं ना कहीं बहुत बार यूपीएससी में हो या फिर स्टेट पीसीएस में हो वो नाम पूछा जा रहा था। क्या हो रहा था कि इन जो गिद्ध हैं भारत में उनको कहीं ना कहीं ये पेन किलर दी जा रही थी, जिससे क्या हो रहा था कि उनकी मौत की जो संख्या थी वो कहीं ना कहीं बढ़ गई थी। उस समय में ये बहुत ज्यादा चर्चा में था। तो अब एक नई चीज हमारे सामने आई है ये, तो इसको हमें क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। अब देखो, कुछ अन्य सामानों में फंगस हो या फिर साल्मोनेला बैक्टीरिया भी पाया गया है, ठीक है। फंगस और साल्मोनेला बैक्टीरिया भी हम बोल रहे हैं कि जो अमेरिका से सामान आ रहा है, खाद्य पदार्थ आ रहे हैं, उनमें इस तरह की चीजें हमें देखने को मिल रही है। सबसे ज्यादा जरूरी याद रखना है हमें ये, ठीक है। चलो आगे देखो, आगे क्या है, 27 अमेरिकी कंपनियों को सजा क्या किया गया है और क्या किया चाइना ने। पहली चीज हमने देख ली दुर्लभ मृदा धातु से संबंधित, दूसरा हमने देख लिया चिकन से संबंधित, अब तीसरी चीजें देख रहे हैं हम कि जो अमेरिकी कंपनी है उन पर भी कहीं ना कहीं रोक लगा दी है। क्या कि 27 अमेरिकी कंपनियों में से जो 16 कंपनियों पर है ना कि डुअल यूज, यानी कि डुअल यूज क्या होता है कि ये कंपनियां इस तरह के सामान बनाती हैं जो रक्षा के क्षेत्र में और आपके सिविल पर्पस पे भी, ठीक है, यानी कि रक्षा पर्पस से और सिविल पर्पस से दोनों क्षेत्रों में जो कहीं ना कहीं सामान बना रही हैं उनको हम बोल रहे हैं डुअल यूज, यानी कि जिनका उपयोग सिविल और मिलिट्री दोनों में हो सकता है कि निर्यात पर कहीं ना कहीं प्रतिबंध लगा दिया है, ठीक है, यहां भी कहीं ना कहीं रोक लगा दी, यानी कि ये कंपनी अपने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। समझ में आई बात। अब देखो उदाहरण के लिए जैसे हाईपॉन्ट एरो टेक्नोलॉजीज, यानी कि डिफेंस टेक्नोलॉजी कंपनी है, यूनिवर्सल लॉजिस्टिक होल्डिंग, यानी कि ये भी कहीं ना कहीं एक इसी तरह की कंपनी है। इन सारी कंपनियों पे कहीं ना कहीं चाइना ने क्या कर दिया है, प्रतिबंध लगा दिया है, रोक लगा दिया। समझ में आई बात। तो अब यहाँ से ये आपको पूरी चीजें समझाने का मतलब ये है, ठीक है, कि कल को हो सकता है शायद, है ना, भारत पे तो खैर कितना है कि 27% ही है, ठीक है, पर लेकिन देखते हैं भारत की क्या प्रतिक्रिया होगी इस पे, ठीक है, क्योंकि कुछ ना कुछ आउटकम तो इसके निकल के आएंगे। जैसा कि हम पहले भी इस चीज को डिस्कस कर रहे थे कि अगर अमेरिका ने इस तरह की टैरिफ गतिविधियां करी तो ट्रेड वॉर जैसी स्थिति पैदा होगी, है ना। तो अमेरिका और चाइना के बीच में तो हम इस तरह की चीजें देख ही रहे हैं। फिर चाइना ने क्या किया, चाइना पहुंचा WTO के पास, ठीक है, जहां पे ये बोला और शिकायत की है अमेरिका की चाइना ने, ठीक है, और केस दायर किया। चाइना का कहना है कि कहीं ना कहीं WTO के नियमों का उल्लंघन हो रहा है। नियमों का उल्लंघन मतलब ऐसा ही है कि WTO के अनुसार कि उस WTO के जो सदस्य देश है वो कहीं ना ओके क्लियर है सभी को। गोपी बोल रहे हैं बफरिंग हो रहा है मैम, नेटवर्क इशू आ रहा है मेरे में। एक बार सभी लोग फटाफट यस लिख दो, जो लोग देख रहे हैं, कि किसी को अभी वीडियो से संबंधित कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सभी को ठीक से सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है।
गोपी, कपिल, शिवांश, मोनू, इमरान, सभी लोग एक बार फटाफट सभी लोग यस लिख देंगे। किसी एक का भी यस आ जाएगा तो भी समझ में आ जाएगा कि हाँ ठीक है, हो गया। क्लियर है सर? ठीक है, चलिए। ओके, कपिल बोल रहे हैं यस क्लियर है, नो बफरिंग। ठीक है, ग्रीन मौर्य बोल रहे हैं यस। ओके चलो, हाँ तो हम यहाँ थे कि WTO के नियम ये कहते हैं कि जितने भी सदस्य देश हैं WTO में जो शामिल है, वो कहीं ना कहीं इस तरह से व्यापार करेंगे कि सामने वाले जो देश है उसका भी फायदा हो और आपका भी फायदा हो। ठीक है, ये जिस तरह की अभी जो टैरिफ वॉर चल रहा है इस तरह की परिस्थिति ना बन पाए एटलीस्ट। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये WTO के नियमों का उल्लंघन है। चलिए एक बार फटाफट हम ब्रीफिंग करेंगे पूरे न्यूज़ की। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे रेसिप्रोकल टैरिफ क्या होता है, कि अगर एक देश, ठीक है, सामने वाले देशों के, मतलब कोई ए नाम की कंट्री है, ठीक है, अगर ए नाम की कंट्री है, ठीक है, और बी नाम की कंट्री है, मान लो ये अमेरिका है, इसने है ना बी यानी कि चाइना मान लो, ठीक है, इस पर 37% टैरिफ लगा दिया। ठीक है, इसने ए ने बी पर, अब बी क्या करेगा, बी भी इसकी देखा देखी कहीं ना कहीं 37% टैरिफ लगा दिया, जो कि अभी यही हुआ। इसको बोलते हैं हम रेसिप्रोकल टैरिफ। ठीक है, अब इस टैरिफ को लगाने के बाद अमेरिका ने चाइना पर जब ये टैरिफ लगाया तो चाइना ने भी प्रतिक्रिया दी, जिसमें कहीं ना कहीं दुर्लभ मृदा धातु जो खाद्य पदार्थ हैं उन पर, और कहीं ना कहीं जो डबल यूज वाली जो कंपनियां हैं उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ठीक है, अब प्रतिबंध लगाने देने के बाद जो चाइना में, ठीक है, सॉरी अमेरिका से आने वाला जो चिकन है उसमें हमने कहीं ना कहीं देखा कि फुराजोडोन नामक एक दवा डाली जाती है, जो कहीं ना कहीं चाइना इसको प्रतिबंधित कर रहा है। ठीक है, ये हमने देखा। फिर उसके बाद चाइना पहुंचा WTO के पास, WTO पे जाके अमेरिका की शिकायत दर्ज की है और बोला गया है कि ये WTO के नियमों के खिलाफ है। ठीक है, चलो अब हम देखेंगे कि हमारे लिए इस टॉपिक में से प्रीलिम्स एस्पेक्ट से क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो उसके बारे में हम चेक करेंगे। पहला देखो सवाल क्या बता रहा है आपके बारे में, सभी लोग इसका कमेंट करेंगे। ठीक है, देखो रेयर अर्थ मेटल यानी कि दुर्लभ मृदा धातु के बारे में हमें निम्नलिखित कथनों में देखना है कि कौन सा सही है। ठीक है, पहला आपका कथन ये बताता है कि ये पृथ्वी से बहुत दुर्लभ होते हैं और इनका उत्पादन केवल अमेरिका में होता है। ठीक है, यह उच्च तकनीकी उत्पादों जैसे इलेक्ट्रॉनिक वाहन, कंप्यूटर चिप, मिसाइलों में भी इसका प्रयोग होता है। इसमें कुछ जैसे क्या गैलेडियम चिकित्सा क्षेत्र में MRI CT स्कैन है के लिए उपयोग किए जाते हैं। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो और तीन, केवल दो और उपयुक्त में से सही। ठीक है, इसका उत्तर क्या होगा सभी लोग एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का। जो लोग देख रहे हैं, मौर्य, कपिल, गोपी, इमरान, सभी लोग। कपिल का जवाब आया है बी। ठीक है, बहुत बढ़िया। और कोई? देखो जाहिर सी बात है पहला वाला जो ऑप्शन है वो हमारा गलत होगा। उसके पीछे कारण सिर्फ इतना है, केवल अमेरिका में नहीं, ठीक है, उत्पादन की अगर हम बात करेंगे सबसे ज्यादा तो पहले नंबर पे होगा चीन, दूसरे पे होगा USA और तीसरे पे है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, चलो अब लगाओ फटाफट एक और दूसरा सवाल। ठीक है, क्या बता रहा है दूसरा प्रश्न हमारा, कि हाल ही की खबरों में है ना फुराजोडोलन जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है, को लेकर निम्न में से क्या सही है। यह एक रक्षा तकनीकी का उपकरण है, यह एक प्रतिबंधित दवा है जो खाद्य पदार्थों में नहीं मिलनी चाहिए, यह एक दुर्लभ मृदा धातु है, यह चीन द्वारा लगाए गए आयात शुल्क का नाम है। बताओ इसका उत्तर क्या होगा, अभी हमने पढ़ा है इसके बारे में। ओके, सूरज बी। ठीक है, फर्स्ट चाइना, वेरी गुड। जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसका बताओ, इसका जवाब क्या होगा। गोपी आपका भी जवाब सही है। डी है। ग्रीन मौर्य बोल रहे हैं, ग्रीन मौर्य डी, और कपिल बोल रहे हैं बी। कपिल आपका जवाब सही है। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था ना कि चाइना में मिली एक ऐसी दवा है जिसका कहीं ना कहीं, सॉरी चिकन में मिली एक ऐसी दवा है जिसका विरोध कहीं ना कहीं चाइना कर रहा है। ठीक है, चलो तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया।
चलो अब चलते हैं हम हमारे दूसरे आर्टिकल पे। दूसरा आर्टिकल बता रहा है भारत और बांग्लादेश, ठीक है। हाँ भाई, इसका जवाब किसी ने नहीं दिया कि 16वां जो 6वां है ना बिम्स्टेक का समिट जो होने जा रहा है वो कहाँ हो रहा है, तो वो हो रहा है थाईलैंड में, ठीक है। मैंने आपसे पूछा था पहला कहाँ हुआ था, तो उसका सही जवाब है दिल्ली, ठीक है। चलो, और कब हुआ था, तो 2004 में, ठीक है। ये 5 ही हैं पहले जो हुए हैं, तो इनको थोड़ा सा ध्यान रखना। ये अभी होने जा रहा है, मतलब ये इस बार हो रहा है थाईलैंड में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है प्रश्न पूछ लिया जाए, ठीक है, कि कहाँ पर हो रहा है इस बार वाला, और इससे पहले के कहाँ हुए थे, ठीक है। तो थोड़ा सा ज़रूरी है ये। चलो, जैसा कि अभी हमने कुछ दिन 2 दिन पहले डिस्कस किया था कि थाईलैंड में बिम्स्टेक सम्मेलन हुआ, ठीक है। तो हमें ये था कि जैसे म्यांमार में अभी भूकंप आया, ठीक है, इतनी बड़ी जनहानि हुई, ठीक है, इमारतों को क्षति पहुंची, बहुत सारी परेशानियां कहीं ना कहीं म्यांमार में झेली गई, ठीक है। अब उसके बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि भारत ने भी सहायता दी म्यांमार को। तो पहली बार ऐसा है कि इतनी बड़ी त्रासदी के बाद भारत और बांग्लादेश अब आमने सामने, भारत और म्यांमार आमने सामने है, ठीक है। माफ करना, पहली चीज भारत और म्यांमार। अब इसमें जो 2 कहानी हमारे सामने आएंगी ना, तो एक तो म्यांमार से संबंधित है, ठीक है, और दूसरी कहानी जो हमारे सामने है वो है भारत और बांग्लादेश से संबंधित, ठीक है। अब इन दोनों कहानियों को हम थोड़ा सा समझेंगे, और अगर आप थोड़ा बहुत भी करंट अफेयर्स से लिंक कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तो आपको इन दोनों के बारे में कुछ कुछ आइडिया होगा, ठीक है। बाकी जो देश है वो तो है ही, थाईलैंड के जो राष्ट्राध्यक्ष है उनसे मिले, नेपाल के राष्ट्राध्यक्ष मिले, प्रधानमंत्री मोदी सबसे मिले, पर लेकिन जो सबसे ज्यादा संवेदनशील है ना, जिन पे चर्चा होनी थी, तो वो भारत और म्यांमार और भारत और बांग्लादेश, ठीक है। चलो पहले भारत और बांग्लादेश से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जैसा कि अभी हमें पता है कि कुछ समय पहले शेख हसीना को कहीं ना कहीं शेख हसीना को बांग्लादेश से कहीं ना कहीं बाहर कर दिया गया, ठीक है। अब ऐसा माना जा रहा है कि शेख हसीना या तो भारत में है या फिर किसी और देश में है, ठीक है। अब ऐसा क्यों हुआ, तो उसके पीछे कारण और सिर्फ इतना था, ठीक है, कि जब बांग्लादेश में चुनाव हुए तो उनके ऊपर ऐसे इल्जाम लगाए गए, ऐसा बोला गया, ठीक है, विपक्षी दल के द्वारा, कि जब चुनाव हुए तो वो निष्पक्ष तौर पर नहीं हुए, पहली चीज, ठीक है। और उसके बाद कहीं ना कहीं जनता में और ज्यादा आक्रोश बढ़ा, और उस आक्रोश की वजह से कहीं ना कहीं जनता ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। और विद्रोह इस स्तर पे था, ठीक है, विद्रोह इस स्तर पे था कि शेख हसीना को बांग्लादेश को छोड़ना पड़ा, ठीक है। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि बांग्लादेश में, ठीक है, शेख हसीना के द्वारा सेना का दुरुपयोग हो रहा, ठीक है, सेना का एक छत्र राज्य चलाया जा रहा था, जिसमें कहीं ना कहीं मानव अधिकारों का उल्लंघन भी शेख हसीना के द्वारा कराए जा रहे थे। तो ये जो सारे आरोप बोल रहे हो, या फिर इनमें कितनी सच्चाई है पता नहीं, ठीक है, तो ये जो सारी बातें थी, इनकी वजह से कहीं ना कहीं शेख हसीना की सत्ता चली गई, और वो भारत या फिर किसी अन्य देश में आज है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, बांग्लादेश के जो मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने वहां पे सत्ता संभाल ली, ठीक है। अब बात ये हुई, जब मोहम्मद यूनुस और प्रधानमंत्री मोदी आमने सामने आए, तो यूनुस के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी जी से ये कहा गया कि आप अगर शेख हसीना जी अगर भारत में हैं, ठीक है, तो उन्हें बांग्लादेश वापस सौंपने का कृपा करें, ठीक है, ताकि उन पे मुकदमा लगाया जा सके, ठीक है। ये दोनों के बीच में चर्चा हुई, तो कहीं ना कहीं अपने आप में एक संवेदनशील टॉपिक है, ठीक है, संवेदनशील विचारधारा नहीं बोल सकते, संवेदनशील एक चर्चा हुई, ठीक है। अभी इस पर तो आगे और कुछ चर्चा होंगी, तो हमारे सामने चीजें आएंगी। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें भारत और म्यांमार की, ठीक है, देखो भारत और म्यांमार के बीच में क्या हुआ, जैसा कि हम वहां भी प्रॉब्लम सेम यही चल रही है, ठीक है, कि कुछ समय पहले म्यांमार में इलेक्शन हुए, ठीक है, और आंग सान सू की नाम लिख दे रही हूँ, इनकी सत्ता बनी, ठीक है। अब ये जो सत्ता बनी, ठीक है, ये कहीं ना कहीं आई किसके, लोकतंत्र के माध्यम से, यानी कि जनता ने कहीं ना कहीं अपना वोट देके आंग सान सू की को म्यांमार में सत्ता दी, यानी कि इनको कहीं ना कहीं शासन में लेके आए, ठीक है। पर लेकिन जो विपक्षी दल थे उनने कहीं ना कहीं यही आरोप लगाया कि चुनाव निष्पक्ष तौर पर नहीं हो पाए हैं, ठीक है, निष्पक्ष तौर पर नहीं हो पाए, इसलिए हम इनकी सत्ता को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि लोकतंत्र के माध्यम से ही कहीं ना कहीं आंग सान सू की सत्ता में आई थी, ठीक है। पर लेकिन विपक्ष ने कहीं ना कहीं इस चुनाव को निष्पक्ष नहीं माना, तो उनको सत्ता से हटा दिया गया, ठीक है।
अब जब भारत के राष्ट्राध्यक्ष और म्यांमार के राष्ट्राध्यक्ष थाईलैंड में जब मिले हैं, ठीक है, उनके आमने सामने जब चर्चा हुई, तो प्रधानमंत्री मोदी ने वापस म्यांमार से कहा है कि आप म्यांमार में फिर से क्या लेके आओ, लोकतंत्र लेके आओ। देखो, भारत हमेशा इस चीज का सपोर्ट करता है, ठीक है, एक तो शांति का और दूसरे लोकतंत्र का, जहां पे जनता का राज हो, जनता के द्वारा चुना गया कोई प्रतिनिधि हो, ठीक है, जो कहीं ना कहीं देश का शासन चला रहा हो। तो सेम यही भारतीय राष्ट्राध्यक्ष ने म्यांमार से कहा है कि म्यांमार में जरूरी है किस चीज की, लोकतंत्र की। तो जहां जनता बोल रही है, जिसको राष्ट्राध्यक्ष बनाना चाह रही है, उसके द्वारा ही म्यांमार में राष्ट्राध्यक्ष होना चाहिए और उसके माध्यम से ही म्यांमार में सत्ता चलानी चाहिए, ठीक है। तो ये जो दो देश थे जिनसे हमारी एक संवेदनशील चर्चा होनी थी, तो चर्चा मैंने आपको बताई कि क्या हुआ, ठीक है, थोड़ा बहुत ऐतिहासिक दृष्टिकोण के माध्यम से भी मैं उम्मीद कर रही हूँ आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि क्या हुआ और क्यों ये देश दोनों सबसे ज्यादा जरूरी थे, ठीक है। चलो, न्यूज एस्पेक्ट की अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के नए प्रमुख सलाहकार यूनुस ने बिम्स्टेक सम्मेलन के दौरान पहली बार मुलाकात की और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की, ठीक है। चलो, मुलाकात के मुख्य बिंदु देखते हैं। भारत की चिंता कहां थी, तो भारत ने बांग्लादेश में हिंदू समेत अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया, ठीक है, कि जब बांग्लादेश में इतनी ज्यादा उथल पुथल चल रही है तो जाहिर सी बात है कि भारतीय हिंदू जो बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हैं उनकी चिंता है भारत को, ठीक है। तो वही चिंता जताई गई बांग्लादेश के लिए कि हिंदू समेत अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का एक मुद्दा है जो आपको देखना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज, अगस्त 2024 में बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन के दौरान अल्पसंख्यकों पर हमले हुए थे, ये सब कुछ हुआ था, इसके बारे में कहीं ना कहीं चिंता जताई थी। बांग्लादेश की मांग क्या है, तो वही मैंने आपको बताया कि शेख हसीना को वापस लेके आने के लिए भारत से बोला है बांग्लादेश ने, ठीक है, कि शेख हसीना को वापस लेके आने की मांग करनी है हमें, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ, ठीक है, शेख हसीना को वापस लेके आने की, एक्स्ट्राडिशन की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। ये जो पूरी प्रक्रिया है कि अगर एक देश दूसरे देश से, ठीक है, किसी को वापस लेने की मांग कर रहा है और उसके बाद वापस लेके मुकदमा चलाने की मांग कर रहा है, तो इस पूरी प्रक्रिया को हम कहते हैं एक्स्ट्राडिशन, ठीक है, ताकि उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जा सके। अब देखो, म्यांमार के सैन्य नेता जनरल, ठीक है, अब म्यांमार की बात आ गई, इनके जो नेता थे आंग सान सूकी के बाद इनने कहीं ना कहीं सत्ता संभाली, मिन आंग हंगेल ने, ठीक है, और इनसे कहीं ना कहीं मुलाकात हुई प्रधानमंत्री मोदी की, ठीक है। अब मोदी ने लोकतंत्र की बहाली और निष्पक्ष चुनाव की मांग की फिर से, ठीक है, और भारत ने म्यांमार के हालिया भूकंप राहत में मदद की। चलो, अब एक बार फटाफट एक प्रश्न है आप लोगों के लिए, म्यांमार में जो सहायता दी गई है भारत के द्वारा वो किस ऑपरेशन के तहत दी गई है, कोई बता सकता है, ठीक है, उस ऑपरेशन का नाम क्या था। गोपी थे पहली वाली क्लास में, इमरान, मतलब काफी लोग थे, सूरज भी थे उस क्लास में, ठीक है। तो अगर बता सकते हो उस ऑपरेशन का नाम क्या था जिसके माध्यम से भारत ने म्यांमार में सहायता दी, ठीक है। चलो, अब है आपके पास 3 सवाल, ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज्यादा जरूरी है तो थोड़ा सा देख के, ठीक है। पहला सवाल है, भारत के लिए म्यांमार की रणनीतिक महत्व क्यों है। पहली चीज, भारत म्यांमार पूर्वी राज्यों से जुड़ी हुई है, ठीक है। म्यांमार भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी में अहम भूमिका निभाता है और बिम्स्टेक में म्यांमार सदस्य नहीं है। तो आपके ऑप्शन है 1 2 2 3 1 3 और उपयुक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर पहले का मिशन ब्रह्मा, वेरी गुड गोपी, बहुत बढ़िया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब दो, उत्तर क्या होगा इसका, ठीक है। सभी लोग इसका सही जवाब देंगे। हाँ सूरज, वेरी गुड, है ना। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर पहले का कौन जवाब देगा, गोपी बोल रहे हैं ए। जाहिर सी बात है, ये म्यांमार में बिम्स्टेक में म्यांमार सदस्य नहीं होता तो क्या इतनी चर्चाएं होती, तो ये वाला गलत हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो, अब एक टर्मिनोलॉजी है आपके सामने, एक्स्ट्राडिक्शन, ठीक है। ये शब्द का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या है, ठीक है, अभी हमने थोड़ी सी चर्चा की थी इसके बारे में बताना। किसी देश से दूसरे देश में निवेश भेजना, किसी नागरिक को नागरिकता देना, किसी आरोपी को एक देश से दूसरे देश को सौंपना ताकि मुकदमा चलाया जा सके, और शरणार्थी को सुरक्षित स्थान देना। चलो, क्वेश्चन नंबर 2, इसका सही उत्तर क्या होगा। फर्स्ट का ए, कपिल, फर्स्ट का ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, ग्रीन मोर सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर हो जाएगा सी।
चलो अब चलते हैं हम हमारे आखिरी प्रश्न पे, ठीक है। क्या बता रहा है लास्ट प्रश्न हमारा कि बिम्स्टेक यानी कि बिम्स्टेक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कि बिम्स्टेक में केवल दक्षिण एशियाई देश शामिल हैं। इसका उद्देश्य क्षेत्रीय और आर्थिक तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देना है। इसका मुख्यालय ढाका बांग्लादेश में है। तो आपके ऑप्शन हैं 1 और 2, ठीक है। ऑप्शन बी है आपका 2 और 3, ऑप्शन सी है केवल 3 और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से सभी। इसका सही जवाब क्या होगा? ओके, इमरान बोल रहे हैं सी, गोपी सी, कपिल मौर्य, ठीक है। सबके आपके जवाब सही है, ठीक है। चलो बताओ फटाफट क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर क्या होगा, ठीक है। थोड़ा ध्यान से जवाब देना इस चीज का, ठीक है। ये प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि बिम्स्टेक से संबंधित हम परसों 2-3 सवाल और लगा चुके थे। बहुत बढ़िया, गुड आफ्टरनून इमरान। जवाब बताओ इसका पहले, ठीक है। मौर्य बोल रहे हैं डी, और कोई? अच्छा, कपिल का भी आया डी। मुझे पता था ये थोड़ा सा सबका गड़बड़ होगा, ठीक है। थ्री का डी, अच्छा अच्छा। देखो, केवल दक्षिण एशियाई देश नहीं है, ठीक है। इसमें दक्षिण पूर्वी देश भी कहीं, दक्षिण पूर्वी एशियाई देश भी इसमें शामिल है, ठीक है। दक्षिण पूर्वी एशियाई देश में कौन कौन आ जाएगा? म्यांमार आ जाएगा, थाईलैंड आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये वाला सही है, ठीक है, और मुख्यालय ढाका में है। तो इसका सही जवाब होगा बी, 2 और 3, ठीक है। केवल दक्षिण एशियाई देश नहीं, दक्षिण पूर्वी, है ना, एशियाई देश में शामिल होंगे, इसलिए इसका सही जवाब होगा बी। थोड़ा ध्यान से प्रश्न लगाया करो आप, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, क्लियर हुआ दूसरा टॉपिक, ठीक है। पहले हमने देखा था कि कहाँ होने वाला है क्या बोलते हैं बिम्स्टेक सम्मेलन। आज हमने देखा कि कौन से देश की किन किन बातों पे चर्चा हुई, किन किन मुद्दों पे चर्चा हुई, साथ ही साथ हमने थोड़ा सा रिवीजन कर लिया, ठीक है। कहाँ हुआ बिम्स्टेक, क्या है, कौन कौन से देश शामिल है, ये सब कुछ हम देख सकते हैं, ठीक है, मतलब देख चुके हैं। और बिम्स्टेक की जो स्थापना हुई थी वो कौन से घोषणा पत्र के तहत हुई थी? बैंकॉक घोषणा पत्र, ये सारी चीजें हम देख चुके हैं, ठीक है। चलो अब चलते हैं हम हमारे अगले टॉपिक पे, अगस्ता मलाई, ठीक है, के ऊपर। एक बार फटाफट सभी लोग यस लिख देंगे, ठीक है। इमरान, मौर्य, कपिल, सूरज, सभी लोग के अभी तक हमने 2 आर्टिकल देखे और फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के हिसाब से दोनों क्लियर है, ठीक है। चलो अब चलते हैं हम हमारे अगले आर्टिकल पे, ठीक है। क्या बता रहा है? देखो, अगस्ता मलाई जंगल क्षेत्र है, ठीक है, जो दक्षिण पश्चिमी घाट का हिस्सा है, ठीक है। अब क्या हुआ है कि यहाँ के संसाधनों की जांच परख करने के लिए एक कमेटी बनाई जा रही है, ठीक है, यानी कि ये सर्वे कराया जाएगा, ठीक है। अब ये सर्वे कौन करेगा? तो एक विशेषज्ञ समिति होगी, ठीक है, जो पर्यावरण जुड़े मामलों में सलाह देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है ये समिति, ठीक है, एक विशेषज्ञ समिति है, ओके। मैं इमरान अभी पीडीएफ सेंड करा देती हूँ सर, आप पीडीएफ की लिंक इसमें कमेंट बॉक्स में डाल देना। चलो ठीक है, देखो अगस्ता मलाई बायोस्फीयर रिजर्व में कहीं ना कहीं एक विशेषज्ञ समिति बनी है, ठीक है, जो पर्यावरण संबंधी जो भी मुद्दे होंगे उनके बारे में देखेगी, जांच करेगी और एक पूरी रिपोर्ट तैयार करके किसको देगी? सुप्रीम कोर्ट को देगी कि देख लो भाई ये अगस्ता मलाई की स्थिति ऐसी ऐसी है, ठीक है। क्या बता रहा है ये? तो उसकी पूरी जांच की जाए ताकि पता चल सके क्या कि कहाँ कहाँ अतिक्रमण हुआ है, ठीक है, और जंगल का कितना हिस्सा बर्बाद हुआ, ठीक है। जो हम वेस्टर्न घाट की जिसकी हम बात करते हैं, ठीक है, तो वहां पे हम बात कर रहे हैं अगस्ता मलाई की जांच परख करने की एक विशेषज्ञ समिति के माध्यम से, ठीक है। आगे देखो, अब इस बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में हम देखते हैं थोड़ा सा। अगस्ता मलाई रिजर्व के बारे में क्या बता रही है कि ये रिजर्व कहाँ है? तो तमिलनाडु और केरल, है ना, दोनों की दोनों मतलब तमिलनाडु और केरल, ठीक है, कहीं ना कहीं दोनों राज्यों में इस अगस्ता मलाई का हिस्सा है, ठीक है। और वहां पे एक आनी जनजाति है जिसका नाम है, ठीक है, उनका कहीं ना कहीं अगस्ता मलाई घर भी है, राइट। और देखो कौन कौन सा जीव जंतु मिलता है? तो नीलगिरी ताहर, और इसका जो IUCN में जो स्टेटस है वो है इंडेंजर्ड, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। आगे देखो, इस रिजर्व में कौन, मतलब ये जो रिजर्व है जहां पे हम कहीं ना कहीं इस समिति के माध्यम से क्या होगी? जांच होगी, ठीक है। तो शेरदुर्नी वन्यजीव अभ्यारण्य, पेम्पारा वन्यजीव अभ्यारण्य, नैयर वन्यजीव अभ्यारण्य और कलाकड़ मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व, ठीक है,
ये क्षेत्र हम कवर कर रहे हैं एक विशेषज्ञ समिति के माध्यम से, जहां पे कहीं ना कहीं जांच होगी। ठीक है, चलो क्यों जरूरी है ये सर्वे, ये भी तो पता चले हमें। तो देखो ये सर्वे हमें इसलिए जरूरी है कि जंगल में कितनी कटाई हो रही है, अतिक्रमण हुआ है, बागान वगैरह, इन सब जो गतिविधियां हैं उनके माध्यम से पता चले कि कितने % जंगल अभी भी साफ स्वच्छ है और बचा हुआ है। ठीक है, और दूसरी चीज अगर हम ये देखें कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, जलवायु परिवर्तन की वजह से ही कहीं ना कहीं जंगल गायब हो रहे हैं, तो इस वजह से भी देखना हमें बनता है। और अगस्त्यमलाई क्या, मुझे तो लगता है कि जो भी बायोस्फीयर रिजर्व है या नेशनल पार्क है, या फिर हम देखा जाए कि ऐसे संवेदनशील क्षेत्र, ठीक है, जिनके संरक्षण की हमें बहुत ज्यादा आवश्यकता है, तो उसके लिए निगरानी के लिए इस तरह की कमेटी और रिपोर्ट तो तैयार होनी चाहिए। ठीक है, ताकि समय रहते हमें पता चल सके कि अगर किसी तरह की कोई परेशानी आ रही है, राइट, तो हम उसके संरक्षण समय रहते कर सके, बजाय तब कि जब पता चले कि पूरा क्षेत्र ही खत्म हो गया, उसके बाद संरक्षण करने का कोई फायदा बचता नहीं है। राइट, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अंतरिम कदम यानी कि इंटरिम स्टेप है, ताकि जंगलों को बचाना और पुनर्स्थापित किया जा सके, टाइगर रिजर्व और बंजी अभ्यारण्य को संरक्षित किया जा सके। ठीक है, देखो ये अपने आप में जो साउथ में जितने भी नेशनल पार्क होते हैं, ठीक है, जो पूरा क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा यूपीएससी के लिए फेवरेट है, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। अगर न्यूज में कभी कुछ इस तरह की चीज आती है तो थोड़ा सा रुको, समझो, ठीक है, और थोड़ा सा उसके बारे में और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश किया करो। ठीक है, अब देखो निम्नलिखित में से कौन सा अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व है, ये पूछा गया था आपके यूपीएससी के 2019 में, ये वाला प्रश्न। ठीक है, देखो अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व है कौन कौन सा, तो नैयर, पेम्पारा, शार्दुनी, ठीक है, और कलाकंड, ठीक है, मुदुमलाई, वायनाड और साइलेंट वैली, है ना, कैडिनले है, इस पापीकोंडा है, एक मुकुर्ती है, कवल है, श्री वेंकटेश्वर है और नागार्जुन है। कोई इसका आंसर मुझे बता पाएगा क्या होगा इसका? गोपी बोल रहे हैं ए, कोई और? गोपी तो बता दिया, इमरान, कपिल, सूरज, मौर्य, ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम हमारे अगले आर्टिकल पे। ठीक है, क्योंकि ये भी हमारा एक आईआर का टॉपिक है। ठीक है, यूक्रेन में शांति सुनिश्चित करने में वैश्विक दक्षिण का एक मामला। ठीक है, ठीक है सूरज, बहुत बढ़िया। अब थोड़ा सा ध्यान देना, ये हमारे सामने एक ग्लोबल साउथ का मैप है। ठीक है, ये माना जाता है कि ये जो एक लाइन है वो कहीं ना कहीं नॉर्थ और साउथ में विभाजन करती है। ठीक है, नॉर्थ में नॉर्थ अमेरिका आ गया, यूरोप आ गया, ठीक है, और कुछ पार्ट एशिया के आ गया, वहीं साउथ अमेरिका, अफ्रीका, कुछ क्षेत्र एशिया का भी है, ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया, ये ग्लोबल साउथ है। ठीक है, अब ये ग्लोबल साउथ जो है उनकी जो मंशा है, ठीक है, मंशा बोल सकते हैं या फिर उनका एक लक्ष्य है, वो ये है कि आप सिंपल और सीधा सा इतना समझो कि अगर रूस और यूक्रेन के बीच में अगर युद्ध हो रहा है तो इन जो कंट्रीज हैं, ठीक है, चाहे छोटी छोटी कंट्रीज भी ले लो, तो इन कंट्रीज ने कभी भी ना एक तरफा किसी देश का हाथ नहीं बटाया। चलो और ही कहा जाना, हम अपने भारत को ही ले लेते हैं। ठीक है, मैंने आपको कुछ दिन में पहले भी बताया था, ठीक है, कि भारत ने रूस हो या यूक्रेन हो, ठीक है, दोनों के राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात करी है। ठीक है, यानी कि भारत ना तो रूस की तरफ ही गया है ना यूक्रेन की तरफ ही गया है, वो दोनों के साथ सामंजस्य बिठा के चले हैं। ठीक है, ये तो बात हो गई। उसके बाद हमने कुछ समय पहले, उसके बाद एक दो दिन बाद हमने ये आर्टिकल और डिस्कस किया था कि भारत को अब एक लीडर के तौर पे आगे आने की समय आ चुका है, ये बोला था हमने। ठीक है, कि अब इस तरह से चीजें नहीं चलेंगी। ठीक है, कि खाली अपना फायदा देखने के लिए कूटनीतिक होने की जरूरत नहीं है, अब हमें एक लीडरशिप वाली क्वालिटी के साथ आगे आना पड़ेगा कि पहले भारत ने जो एक तरफा होकर निर्णय लिए थे, अब उसी तरह के हमें एटीट्यूड की जरूरत है। ठीक है, पर लेकिन ये भी ठीक था, चलो कोई नहीं। तो आप इतना सा ये समझो कि ये जो ग्लोबल साउथ है, ये कहीं ना कहीं रहने वाली जो छोटी छोटी कंट्रीज हैं, उनने अगर दो देश लड़ रहे हैं तो उनके बीच में कभी इन्होंने एक तरफा देश का हाथ नहीं उठाया, हमेशा दोनों तरफ ही रहे हैं। चलो ये तो हमने देख लिया ग्लोबल साउथ के बारे में कि इनका लक्ष्य कितना क्लियर है, सेट है। ठीक है, अब बात आ रही है कि अच्छा रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध क्यों हुआ, क्या हुआ, ये हम एक इससे पहले वाली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अभी मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफिंग बता देती हूँ फटाफट। ठीक है, देखो रूस जो था वो कहीं ना कहीं पूरा एक सोवियत संघ में था। ठीक है, एक समय ऐसा आया कि सोवियत संघ था वो बट गया। ठीक है, अब जिसमें बटा उसमें यूक्रेन भी रूस से कहीं ना कहीं अलग हो गया। ठीक है, पर लेकिन बहुत समय तक जो रशिया था वो यूक्रेन को अपना पार्ट मानता रहा। ठीक है, अब प्रॉब्लम वहां से सबसे ज्यादा क्रिएट हुई जब यूक्रेन ने ये कहा कि मुझे नाटो में, क्या बोला यूक्रेन ने कहा
कि हम नाटो में शामिल होना चाहते हैं। ठीक है, अब इस पे चिंता किसकी आ गई? तो चिंता जताई किसने? रूस ने। ठीक है, रूस ने कहा, अब रूस कहीं ना कहीं एंटी है किसको लेके? नाटो को लेके। ठीक है, रूस नहीं चाहता कि एंटी रशिया के आसपास कहीं भटके। रूस का ये कहना है कि धीरे धीरे करके नाटो की जो कंट्रीज हैं वो रूस के आसपास जा रही हैं, तो इसके लिए कहीं ना कहीं असुरक्षा की भावना क्या हो सकती है? पैदा हो रही है। ठीक है, ये हुई, तो यहाँ पे रशिया कहीं ना कहीं और ज्यादा भड़क गया किसके ऊपर? यूक्रेन के ऊपर। ठीक है, तो और ज्यादा मामले सामने आए। ठीक है, फिर हमने युद्ध देखा कब? 2022 में हमने देखा कि रूस और यूक्रेन के बीच में कहीं ना कहीं अब आक्रमण वाली स्थिति चीजें हो गई हैं कि ये इन पे मिसाइल लग रहे हैं और यूक्रेन वाले रशिया पे मिसाइल लग रहे हैं। ठीक है, फिर क्या हुआ? अब 2025 आ गया। 2025 आ गया तो कहीं ना कहीं अब ये समय कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा है। ठीक है, दो देश कितना ही लड़ लेंगे। ठीक है, एक समय ऐसा आएगा लड़ाई के बाद कि कहीं ना कहीं अब जरूरत है हमें सीज फायर की, युद्ध विराम की। ठीक है, कि अब समझौता हो जाना चाहिए ताकि हम अपने विकास पर भी ध्यान दे सके। ठीक है, ठीक है, अब वो समय आ गया है। अब बात ये है कि अब इनकी मध्यस्थता कौन करवाएगा, है ना? मध्यस्थता कराने के साथ साथ अब हमें ये देखना है कि इनके बीच में ये जो सीज फायर है, इसके बीच सीज फायर के लिए कौन कौन आएगा। ठीक है, तो बात आई ब्रिटेन और फ्रांस की। ठीक है, कि ब्रिटेन और फ्रांस आए कि ला चलो हम कराते हैं, पर लेकिन ब्रिटेन और फ्रांस कहीं ना कहीं नाटो का हिस्सा है, तो रशिया को ये मंजूर नहीं है कि नहीं, हमें जरूरत नहीं है आपकी। ठीक है, अमेरिका का इस पे अभी कुछ भी पक्ष सामने नहीं आ पा रहा है कि अमेरिका क्या चाह रहा है कि क्या बोलते हैं इसको, युद्ध विराम करवाना है या नहीं करवाना है। अमेरिका अपना क्या पक्ष देता है उस पर कहीं ना कहीं अभी असमंजस की स्थिति है, तो अमेरिका भी कहीं ना कहीं बाहर है। अब बच कौन रहा है? तो बच रहा है अब कौन? ग्लोबल साउथ। अब ग्लोबल साउथ के लिए कहीं ना कहीं रूस और यूक्रेन दोनों राजी हो सकते हैं। कैसे? क्योंकि जब दोनों के बीच में युद्ध चल रहा था तब वहां पे ये जो ग्लोबल साउथ ही एकमात्र हमें उम्मीद ऐसी दिखाई दे रही है जिसके लिए मध्यस्थता कराने के लिए सबसे उचित कैरेक्टर कहीं ना कहीं ग्लोबल साउथ हमारे सामने है। ठीक है, जिस अगर ये भी कुछ भी बोलेंगे ग्लोबल साउथ वाले, अगर कुछ भी दोनों के लिए नियम तय करेंगे तो उस पर रूस भी मान सकता है और कहीं ना कहीं यूक्रेन भी मान सकता है। ठीक है, तो ये बात है पूरे ग्लोबल साउथ की। समझ में आई बात? पूरी कहानी अभी तक क्या हुआ क्या नहीं हुआ, एक बार फटाफट सभी लोग यस लिख दो। अगर इसमें किसी को कुछ कंफ्यूजन है तो कोई पूछ सकता है कि मैम हमें यहाँ ये समझ में नहीं आया, तो मैं आपको बता सकती हूँ। ठीक है, बताओ फटाफट। कपिल, गोपी, मौर्य, सूरज, इमरान, किसी को अगर कोई दिक्कत है। अभी मैंने आपको जितनी कहानी बताई, ठीक है, नहीं हो रहा? आवाज आ रही है नहीं आ रही? आवाज आ रही है आप सभी को मेरी? एक बार बताएंगे कोई देख रहा हो तो लाइव। गोपी, मौर्य, सूरज, इमरान, कपिल, आपको मेरी आवाज आ रही है? आपको सबको सुनाई दे रहा है? हो गया?
कंटिन्यू करूँ? ठीक है, ओके, चलिए। हाँ आ तो रही है आवाज़ सबको? हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके ओके। हाँ, तो जितनी मैंने अभी आपको कहानी बताई, माफ़ करना इस थोड़े से ग्लिच के लिए, जितनी मैंने अभी आपको कहानी बताई पूरी आपको समझ में आई, ठीक है, कि रशिया और यूक्रेन के बीच में लड़ाई क्यों हुई। अब जब इनके बीच में मध्यस्थता करानी है तो बीच में कौन आएगा, तो उसके बाद हमने देखा कि जो ग्लोबल साउथ है वो कहीं ना कहीं एक अच्छा कैरेक्टर हो सकता है हमारे सामने, जिसकी बात रूस और यूक्रेन दोनों मान सकते हैं, ठीक है, और जिनके बीच में कहीं ना कहीं मध्यस्थता कराने के लिए ग्लोबल साउथ हमारे लिए बेस्ट कैरेक्टर है, ठीक है, यहाँ तक बात हुई। चलो अब हम चलते हैं, ठीक है ठीक है, चलो अब हम चलते हैं हमारी पीपीटी पे कि हमारी पीपीटी क्या बता रही है, ठीक है। क्या बता रहा है कि संदर्भ के बारे में कंटेक्स्ट ये है कि ग्लोबल साउथ जिसमें अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका, ठीक है, के देश संयुक्त राष्ट्र समर्थित सेना का नेतृत्व करना चाहिए ताकि यूक्रेन में जो सतत शांति स्थापित की जा सके, ठीक है। हम ये कह रहे हैं कि जो हमारी ग्लोबल साउथ की कंट्रीज हैं, ठीक है, उनको कहीं ना कहीं एक इस तरह की मिला के सेना भेजनी चाहिए रूस और यूक्रेन में, वहां पे शांति स्थापित कर सके और लंबे समय के लिए कहीं ना कहीं शांति वहां पे कायम रह सके, ठीक है। उनका मानना है कि ये देश तटस्थ और संतुलित दृष्टिकोण तथा यूएन मिशनों में अनुभव की है ना वजह से इन भूमिकाओं के लिए उपयुक्त है, ठीक है। जैसे कि भारत भी कहीं ना कहीं इस चीज के लिए माना जाता है कि अब तक कहीं ना कहीं भारत ने 2.9 लाख के आसपास अपने सैनिक भेजे हैं यूएन मिशन में, ठीक है। और अभी हाल ही में हमने एक सिर्फ केवल महिलाओं की टुकड़ी भेजी है ना, महिला सेनाओं की। इससे कहीं ना कहीं जो बाकी के देश हैं उनके अंदर और ज्यादा विश्वास की भावना पैदा हो गई है, ठीक है, कि कहीं ना कहीं कि जो ग्लोबल साउथ है वो शांति स्थापित करने में बहुत ज्यादा सीरियस है, ठीक है, बहुत ज्यादा तटस्थ है, ठीक है, और कहीं ना कहीं ये ठीक भी है, राइट। पृष्ठभूमि की अगर हम बात करें तो रूस और यूक्रेन युद्ध 2022 से चल रहा है, जिसमें वैश्विक स्तर पर राजनीतिक तनाव और मानवीय संकट कहीं ना कहीं पैदा हो रहे हैं, राइट। पश्चिमी देश खासकर कौन सा, नाटो यूक्रेन का समर्थन कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन यदि वे शांति सेना के रूप में यूक्रेन में शामिल होते हैं तो रूस इसे आक्रामक कदम मानता है और इसमें युद्ध कहीं ना कहीं और ज्यादा बढ़ सकता है, ठीक है। कि बात यही चल रही है कि यूक्रेन चाहता है कि वे नाटो में शामिल हो, ठीक है। अगर ऐसा कुछ होता है तो कहीं ना कहीं स्थिति जो है और ज्यादा सीरियस हो सकती है और ज्यादा गंभीर हो सकती है, ठीक है। देखो ग्लोबल साउथ की संभावना क्या है कि पहली चीज तो यह है कि तटस्थ रवैया, यानी कि हम किसी की तरफ नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ अपनी तरफ है, हम तुम्हारे साइड भी, हम तुम्हारे साइड भी हैं। तो ये जो चीज है वो कहीं ना कहीं ये बताती है कि अगर एक व्यक्ति किसी का भी दुश्मन नहीं है तो वो दो दुश्मनों के बीच में दोस्ती कराने की स्थिति में हो सकता है, ठीक है। पहली चीज शांति मिशनों का अनुभव, यानी कि अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका ने कई देशों में कई बार यूएन शांति अभियानों में हिस्सा लिया है, तो जिसकी क्षमता और विश्वसनीयता साबित होती है। भारत भी कहीं ना कहीं इसमें शामिल है, ठीक है, कि अगर उनको आइडिया है इस चीज का कि शांति स्थापित करने के लिए हमें कौन कौन से कदम उठाने चाहिए, तो हमें कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये जो ग्लोबल साउथ है वो इस काम को बहुत अच्छे से कर सकता है, ठीक है। इफेक्ट क्या होगा इसका, तो इफेक्ट की अगर हम बात करें ग्लोबल साउथ के लिए तो वैश्विक प्रभाव में वृद्धि होगी। जो आर्टिकल हम 2 दिन पहले कह रहे थे कि कहीं ना कहीं अब हमें एक नेतृत्व की भूमिका भारत को लेके आनी चाहिए, तो ये कहीं ना कहीं एक सही कदम हो सकता है, ठीक है, कि भारत इसमें अपनी जो निर्णय है, ठीक है, वो बताए रूस को और यूक्रेन को, और वहां पे शांति स्थापित करने के लिए कुछ ना कुछ कदम उठा सकता है, ठीक है, ग्लोबल साउथ के तहत ही। तो पहली चीज वैश्विक प्रभाव में वृद्धि कैसे होगी कि अगर ये देश शांति स्थापना में अग्रणी भूमिका निभाते हैं तो अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अधिक सम्मान और प्रभाव मिलेगा, इनकी बात सुनी जाएगी, इनकी मांगों को पूरा किया जाएगा, ठीक है। प्रायोगिक चुनौतियों की अगर हम बात करें तो लेकिन युद्धग्रस्त क्षेत्र में सेना तनाव करना लॉजिस्टिक सुरक्षा संसाधनों की बड़ी चुनौती होगी, ठीक है। ये प्रॉब्लम तो है ही है कि अगर हम सेना भेजेंगे तो जाहिर सी बात है लॉजिस्टिक से संबंधित, सुरक्षा से संबंधित एक ये जो परेशानियां हैं वो कहीं ना कहीं उन कंट्रीज के सामने तो आएंगी, ठीक है। संघर्ष के लिए क्या होगा, अब कहीं ना कहीं तनाव में कमी होगी, कैसे कि एक तटस्थ और गैर नाटो शांति सेना रूस की आकांक्षाएं कम कर सकती है और संवाद की संभावना को क्या कर सकती है, कहीं ना कहीं बढ़ा सकती है। वहीं अगर हम बात करें कि स्वीकृति की अनिश्चितता, लेकिन यह सब तभी संभव होगा जब रूस और यूक्रेन दोनों एक मिशन को स्वीकार करें जो निश्चित नहीं है, अब भी निश्चित नहीं है, ठीक है, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब रूस और यूक्रेन आपस में मिलकर ये कहें कि ठीक है, हाँ भाई हम आपकी बात मानने को तैयार है, ठीक है। चलो अब इस पूरे आर्टिकल का एक निष्कर्ष जो है हमारे सामने यह है कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों की बदलती प्रकृति को दर्शाता है। पहली चीज, अब समय आ गया है क्या कि ग्लोबल साउथ केवल दर्शक बन के नहीं बल्कि क्या करे, ग्लोबल साउथ का लीडरशिप, हाँ हो सकता है ग्लोबल साउथ का लीडरशिप बोल सकते हैं, ठीक है,
लेकिन ग्लोबल साउथ में भी ऐसी बहुत सी कंट्रीज हैं जो कहीं ना कहीं भारत के साथ तालमेल बिठा के चल सकती हैं, ठीक है। देखो क्या बोल रही थी मैं कि ग्लोबल साउथ केवल दर्शक न रहकर बल्कि नेतृत्वकारी भूमिका निभाए, यह प्रस्ताव उन देशों को अवसर देता है जो लंबे समय तक पश्चिमी देशों की छाया में रहे कि वे अब क्या कर सकते हैं, वैश्विक शांति और कूटनीतिक में अग्रणी बने। हालांकि इस राह में राजनीतिक, सैन्य और कूटनीतिक चुनौतियां भी कहीं ना कहीं इन लोगों के सामने है, तो सावधानी से हमें इस चीज को करना पड़ेगा। ईशा निगम, गुड आफ्टरनून मैम। वेरी गुड आफ्टरनून ईशा। आप क्लास रेगुलर नहीं आ रही हैं, ठीक है, क्या सब कुछ ठीक है? अगर सब कुछ ठीक है तो क्लास रेगुलर आया कीजिए, और अगर आप लाइव नहीं देख पा रहे हो तो कम से कम रिकॉर्डेड आप देख लिया करिए, ठीक है। करंट अफेयर से जुड़ा रहो ईशा, आप बीच में मत छोड़ो, आप अच्छे सवालों के जवाब देते हो, ठीक है। चलो अब बात करते हैं हम थोड़ा सा नाटो के बारे में, ठीक है, जिसके बारे में पूरी चर्चा हो रही है। जस्ट अ सेकेंड। देखो नाटो की अगर हम बात करें, फुल फॉर्म क्या है इसका, तो नॉर्थ, ये पीपीटी में नहीं है, इसको लिख लेना, ठीक है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। स्थापना कब हुई, तो 1949 में हुई, ठीक है। अब नाम क्या बता रहा है इसका, नॉर्थ अटलांटिक, यानी कि नॉर्थ अटलांटिक यानी कि ये समझ लो कि ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, ये कहीं ना कहीं इसकी कंट्रीज हैं। आप एक बार देश इसके चेक कर लेना, ठीक है। आई थिंक अभी तक 31 के आसपास देश इसमें आ चुके हैं, जिसमें स्वीडन और फिनलैंड है ना, स्वीडन और फिनलैंड को कहीं ना कहीं आई थिंक 2023-24 के गैप में इन दोनों को शामिल किया है, लास्ट ईडी को शामिल किया है, ठीक है। चलो और इसका मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर, तो हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें तो ब्रुसेल्स, बेल्जियम, ब्रुसेल्स बेल्जियम में कहीं ना कहीं इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। समझ में आ गई बात, ये है नाटो। चलो अब लगाते हैं एक प्रश्न। हाँ एक चीज और, नाटो जब बना था, ठीक है, तो जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कहीं ना कहीं इसकी स्थापना हुई, और इस स्थापना के लिए इसका उद्देश्य कहीं ना कहीं यही था, ठीक है, कि रशिया से दूर है ना, हमें जो देश हैं रशिया के अलावा जो देश हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं इसमें शामिल होंगे, ठीक है। और इन्होंने एक नियम बनाया, ठीक है, इस जो नाटो के आर्टिकल 5 के तहत ये को बोला गया था कि अगर इन सभी देशों में, ठीक है, अगर किसी एक देश पर भी कोई आक्रमण करेगा तो ये माना जाएगा कि वो कहीं ना कहीं सभी देशों पर आक्रमण कर रहा है, ठीक है। तो ये कहाँ कहा गया है, तो ये नाटो के आर्टिकल 5 के तहत बोला गया है, तो इसे थोड़ा सा ध्यान रखना, नाटो बहुत ज्यादा चर्चा में है, तो हो सकता है यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाए, ठीक है। चलो अब हम लगाते हैं एक प्रश्न अपना, ठीक है, उम्मीद करते हो आप तो उसको सही कर ही लोगे। पहले एक बार मेंस का प्रश्न देखते हैं, फिर उसके बाद आप प्रीलिम्स का प्रश्न देखना, ठीक है। वैश्विक दक्षिण से विश्व कूटनीति में अधिक भूमिका निभाने का आह्वान बदलती वैश्विक व्यवस्था को दर्शाता है, ठीक है। ये हो गया हमारा प्रश्न जो हमें दिया गया है। अब पूछा क्या जा रहा है हमसे कि इस चीज का हमें मूल्यांकन करना है, पहली चीज, और ब्रिक्स और दक्षिण सहयोग यानी कि साउथ साउथ कॉर्पोरेशन जैसे मंच इस परिवर्तन में किस प्रकार योगदान करते हैं। तो 250 शब्दों में यानी कि 15 अंक में आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं सभी लोग, ठीक है। चलिए अब लगाते हैं अब एक प्रीलिम्स का सवाल, तो उम्मीद करती हूँ ये तो कोई भी गलत नहीं करेगा, ठीक है। देखो आर्टिकल 5 क्या बताता है, जो अक्सर नाटो से संबंधित होता है, इसका क्या तात्पर्य है, तो प्रत्येक सदस्य देश को अलग अलग सुरक्षा नीति बनानी चाहिए, सदस्य देश केवल आर्थिक सहयोग के लिए एकजुट होंगे, एक सदस्य पर हमला सभी पर हमला माना जाएगा, और नाटो केवल रक्षा ही नहीं बल्कि व्यापारिक संगठन भी है, ठीक है। तो आर्टिकल 5 आपको क्या बताता है इसमें से, तो बताओ फटाफट इसका सही उत्तर क्या होगा सभी लोग, ईशा, गोपी, इमरान, कपिल, सभी लोग इसका सही जवाब देंगे। गोपी का आंसर आया है सी, ठीक है। और कोई, सूरज का भी जवाब आ गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो अब चलते हैं हम हमारे लास्ट आर्टिकल पे, ठीक है। लास्ट आर्टिकल की जो हेडिंग है वो हमें बताती है क्या, कि अब भी जो पिछड़े पंस में जो समुदाय पड़े हुए हैं, ठीक है, उनके बाहर आने का इंतजार करती जिंदगियां। ये लाइन थोड़ी सी इमोशनल कर देने वाली। कपिल का जवाब आया डी, डी कैसे हो सकता है, एक बार प्रश्न को पढ़ना वापस,
जो आर्टिकल 5 है, ठीक है, नाटो से संबंधित, वो यही तो बताता है कि एक सदस्य पर अगर हमला होगा, ठीक है, तो उस हमले को उस सदस्य में रहने वाले सदस्य अपने ऊपर लेंगे, ठीक है, तो ये आर्टिकल 5 में बोला गया है कपिल, ठीक है। चलो क्या बताते हैं इस न्यूज का कंटेक्स्ट, पहले हम न्यूज का कंटेक्स्ट पढ़ेंगे, उसके बाद हम चलेंगे इसके डिटेलिंग में, ठीक है। चलिए, अंतरराष्ट्रीय ट्रांसजेंडर दृश्यमान दिवस कब था? 31 मार्च को, यानी कि इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी, जो हर साल मनाया जाता है 31 मार्च को, ठीक है। भारत में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को लगातार चुनौतियों, भेदभाव की ओर ध्यान आकर्षित करता है, ठीक है। चलो थोड़ा सा यहाँ से समझो कि जो ट्रांसजेंडर होते हैं, ठीक है, आज दुनिया चाहे जितनी भी बदल गई हो, हम एआई का जितना भी यूज़ कर रहे हो, ठीक है, कितने भी एडवांस हो गए हो, सब कुछ है, पर लेकिन आज भी कहीं ना कहीं जो ट्रांसजेंडर हैं उनको इस भेदभाव का सामना तो करना ही पड़ता है, ठीक है। समाज भी कहीं ना कहीं उनको भी पूरी तरह से एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, अभी भी हम उनको उस गलत रवैये से देखते हैं, ठीक है, उनके लिए हम व्यवहार भी इतना सही नहीं हो पाता, ठीक है। बाकी एक चीज और हम यहाँ देखेंगे कि सरकार के द्वारा, ठीक है, जो ट्रांसजेंडर के आंकड़े हैं उनमें कितनी पारदर्शिता है ना, कि क्या वाकई जितने ट्रांसजेंडर भारत में हैं उनके लिए एक राष्ट्रीय पहचान की जो आईडी इस एक्ट के माध्यम से बोली गई थी, कौन सा? तो ट्रांसजेंडर पर्सन एक्ट 2019 का, क्या इस एक्ट में बोला गया था कि भारत में रहने वाले जितने ट्रांसजेंडर हैं उनके लिए एक राष्ट्रीय आईडी दी जाएगी। तो क्या सच में जितने ट्रांसजेंडर भारत में हैं उनको आईडी दी गई है या नहीं दी गई है? अभी तक कितने ही ट्रांसजेंडर जो सिर्फ रजिस्टर्ड है, तो उनके बारे में भी हम कहीं ना कहीं देखेंगे। क्या सरकार के हाथ में भी या सरकार की तरफ से भी कहीं ना कहीं भेदभाव हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो उसके बारे में पूरी चर्चा होगी इस आर्टिकल में, ठीक है। चलो क्या बताता है ये कि हालांकि हमारे पास ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट है ना 2019 जैसे कानूनी सुधार हुए हैं, ठीक है। बेसिकली ये आर्टिकल जो है, सॉरी ये एक्ट जो है वो कहीं ना कहीं वही बताता है कि जो ट्रांसजेंडर हैं उनके लिए सुरक्षा, पहली चीज, ठीक है, उनके साथ भेदभाव नहीं होगा, ये बोला जाएगा। अगर कोई व्यक्ति भेदभाव करता है तो उसको 6 महीने से लेकर कितने 2 साल तक की उसको सजा दी जाएगी, ठीक है। साथ ही साथ उनको स्वास्थ्य क्षेत्र में भी पूरी तरह से उनको लाभ दिया जाएगा, ठीक है। और ये इस एक्ट में बोला गया है कि उनको राष्ट्रीय पहचान के लिए क्या की जाएगी? एक आईडी दी जाएगी, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं ये सब कुछ, यानी कि ट्रांसजेंडर को साथ लेके चलने के लिए ये सारे प्रावधान किए गए हैं किस एक्ट में? तो ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट 2019 में, ठीक है। क्लियर है सभी को? चलो अब चलते हैं आगे। आगे क्या बताता है? फिर भी सामाजिक कलंक, आर्थिक बहिष्कार और भेदभाव भी उनकी समाज में पूरी भागीदारी के अभी भी बाधक बने हुए हैं, ठीक है। कि जितना हम देख पा रहे हैं, ठीक है, कि एक्ट है, सुरक्षा है, सब कुछ है, फिर भी कहीं ना कहीं कि हम जो ट्रांसजेंडर है उनको हम सामाजिक कलंक के रूप में देखते हैं, उनको हम पूरी तरह से आर्थिक सहायता नहीं दे पा रहे हैं, साथ ही साथ भेदभाव भी कहीं ना कहीं आज भी उनके साथ हो रहा है, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज देखो, कानूनी मान्यता बनाम जमीनी हकीकत, यानी कि कानून में, किताबों में जो बात लिखी गई है किसको? ट्रांसजेंडर को हक देने की, साथ ही साथ जमीनी हकीकत कि जब इसको हम सच्चाई में या फिर हकीकत में देखते हैं तो क्या वो बातें जो लिखी गई है वो कितनी सच है, उसके बारे में पता चलेगा। 2019 का ट्रांसजेंडर अधिकार अधिनियम, ठीक है, यानी कि इसी एक्ट की हम बात कर रहे हैं, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकार की रक्षा के लिए बनाया गया था, लेकिन इसके क्रियान्वयन की गति क्या रही है? बेहद धीमी रही है। पहली चीज, एक्ट तो बनाया पर लेकिन इसकी देखरेख के लिए उसके क्रियान्वयन की जो गति है वो बहुत ज्यादा स्लो है, ठीक है। दिसंबर 2023 तक नेशनल पोर्टल पर 24,151 पहचान पत्र के लिए आवेदन हुए, लेकिन सिर्फ 15,800 कार्ड ही जारी हुए। तो वही मैं आपको बता रही थी कि जो ट्रांसजेंडर हैं भारत में उनके लिए पूरी तरह से रजिस्ट्रेशन भी नहीं हो पाए हैं। कितने हैं? 24,000 हैं, और आईडी दी गई है सिर्फ और सिर्फ कितने को? 15,000 के आसपास के लोगों को, ठीक है। और सुनो 3,200 से अधिक आवेदन है ना, कितने दिन में? 30 दिन की समय सीमा से भी आगे कहीं ना कहीं बाधित हैं, लटके हुए हैं, ठीक है, कहीं उन पे कोई भी क्रिया नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं सरकार के स्तर पे भी कुछ ना कुछ कमी है। अगर ऐसी परेशानी अगर गवर्नमेंट के स्तर पे होंगी तो कब तो भी उनको पहचान पत्र मिलेगा, ठीक है, कब उनको बाकी सेवाएं मिलेंगी, कब वो शिक्षित होंगे, कब वो भारत के लिए कुछ कर पाएंगे, और कब बाकी सारे जो लोग हैं ट्रांसजेंडर के लिए जिस तरह की गलत भावना लेके बैठे रहते हैं, जो मानसिकता है वो कब बदलेगी? क्लियर है? दिल्ली में यहाँ है ना क्या 2011 की जनगणना के अनुसार, आगे देखना, लगभग 4,200 ट्रांसजेंडर थे, ठीक है। अब 2022 में
सिर्फ 23 पहचान पत्र जारी हुए। ये सिर्फ बात कर रहे हैं हम दिल्ली की, ठीक है, भारत की तो हम कर ही नहीं रहे हैं, तो दिल्ली के स्तर पे भी इतनी ज्यादा घपला हो रखा है। देखो इस अधिनियम में बात करें तो पुलिस उत्पीड़न, परिवार द्वारा अस्वीकृति और सामाजिक बहिष्कार को लेकर भी कोई स्पष्ट उपाय नहीं है। तो ये सारी परेशानियां हो सकती हैं, ठीक है। देखो आर्थिक सशक्तिकरण में अब क्या बाधा आ रही है, अब हम इन सारी चीजों को धीरे धीरे क्लासिफाई करेंगे, ठीक है। देखो 2018 की जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट में बताया गया कि 92%, ठीक है, 52%, सॉरी 91% ट्रांसजेंडर लोग आर्थिक गतिविधियों से बाहर हैं माफ करना, ठीक है। 92% जो लोग हैं वो ट्रांसजेंडर गतिविधियों से कहीं ना कहीं बाहर है, आर्थिक गतिविधियों से बाहर है। इसके चलते बहुतों को वेश्यावृत्ति और असुरक्षित पेशों में जाना पड़ता है, ठीक है। 2022 की रिपोर्ट ट्रांसजेंडर बेरोजगारी दर कितना 48% है, जबकि देश की औसत दर है ना कितना है 7 से 8% है। थोड़ा सा यहाँ देखना, ठीक है। ये बता रही है चीजें कि मानव अधिकार की रिपोर्ट बता रही है कि 92% जो ट्रांसजेंडर लोग हैं, ठीक है, आर्थिक गतिविधियों से अभी बाहर हैं। समझ रहे हो कितने, यानी कि सिर्फ 6% लोग ही हैं जो कहीं ना कहीं, सॉरी 8% लोग हैं जो कहीं ना कहीं आर्थिक गतिविधियों में निर्लिप्त हैं। बाकी की जो 92% है वो कहीं ना कहीं आर्थिक गतिविधियों में शामिल नहीं है। इसके चलते उन्हें दूसरे कदम उठाने पड़ते हैं ताकि वे अपनी आर्थिक सुरक्षा कर सके। उनमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे वेश्यावृत्ति हो गया, ठीक है, जैसे असुरक्षित पेशों पे उनको जाना पड़ता है, ठीक है। समस्या कौन सी है कि नौकरियों में भर्ती के समय भेदभाव शुरू हो जाता है, ठीक है। जिन्हें काम मिलता है उन्हें शत्रुतापूर्ण कार्यस्थल, ठीक है, लैंगिक निरपेक्ष सुविधाओं की कमी और सहकर्मियों से प्रतिरोध कहीं ना कहीं झेलना पड़ता है। यानी कि उनको कार्यस्थल पे पूरी तरह से उस तरह का माहौल नहीं मिल पाता जिससे वह कार्य करने में सुरक्षित हो, ठीक है, और कहीं ना कहीं अपने आप को सहज फील करें ताकि बहुत अच्छे से कार्य कर पाए, ठीक है। हालांकि कुछ कंपनियां हैं जैसे टाटा स्टील है ना, ने क्या किया है 100+ ट्रांसजेंडर नियुक्त किए हैं, लेकिन उद्योग स्तर पे ऐसा अपनापन अभी भी सीमित है। कुछ कंपनियां ही हैं, ठीक है, जो कहीं ना कहीं समानता का भाव लेके चल रही हैं, पर बाकी कंपनियों में इस तरह की कमी देखी जा रही है। 2024 में वित्त मंत्रालय ने क्या किया, ठीक है, LGBTQ+ है ना व्यक्तियों को संयुक्त बैंक खाता खोलने, किसने किया है ऐसा कि वित्त मंत्रालय ने LGBTQ+ व्यक्तियों को संयुक्त बैंक खाता खोलने और साथी को नामित करने की अनुमति है ना दी। लेकिन वित्तीय बहिष्कार अभी भी व्यापक है, चीजें चल रही है। मैं आपको ये नहीं कह रही कि सारी चीजें बिल्कुल खत्म है, पर लेकिन कुछ चल रहा है, पर लेकिन उस स्तर पे नहीं चल पा रहा जिससे हमें परिणाम स्पष्ट रूप से दिखें, ठीक है। जरूरत किसकी है तो इंक्लूसिव हायरिंग पॉलिसी की, विविधता आधारित भर्ती की, लक्षित वित्तीय योजनाओं की और सरकारी ऋण सहायता की, ठीक है। यानी कि ये थोड़े से पिछड़े जो समुदाय हैं, जाहिर सी बात है इनको इंटेंसिव केयर की जरूरत है गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि उनका जल्दी से जल्दी विकास हो सके और वो विकास की मुख्य धारा में शामिल हो, साथ ही साथ समाज के साथ है ना घुल मिल सके, उठ बैठ सके, ठीक है। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में चुनौतियां, अब हमने देखा आर्थिक स्तर पे, अब देखते हैं शिक्षा के स्तर पे। तो 2011 की जनगणना बताती है कि ट्रांसजेंडर साक्षरता दर कितनी है 56.1%, जबकि राष्ट्रीय औसत कितना है 74, यानी कि बहुत ज्यादा कम है शिक्षित के मामले में भी। केरल में 58 छात्रों ने छेड़छाड़, भेदभाव और असहयोगी वातावरण के कारण पढ़ाई बीच में छोड़ दी। पढ़ाई जब बीच में छोड़ दोगे तो कहाँ से आप नौकरी करोगे, फिर कंपनियां कैसे निकालेंगे कि हम इंक्लूसिव ऐसी पॉलिसी लेके आ रहे हैं जहाँ सभी लोग मिल बैठ के काम कर सकते हैं, ठीक है। कुछ राज्य जैसे महाराष्ट्र और केरल ने क्या प्रयास किया है कि कॉलेजों में ट्रांसजेंडर सेल बनाई गई है, सीट और हॉस्टल में कहीं ना कहीं उनके लिए आरक्षण दिए हैं। राष्ट्रीय स्तर पर नीतियां अभी भी कमजोर हैं, ठीक है। ये हुआ शिक्षा में, हमने आर्थिक में देखा और कहीं ना कहीं शिक्षा में देखा, दोनों में चीजें बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है। स्वास्थ्य में भी देख लेते हैं कि 27% जो ट्रांसजेंडर लोग है ना लिंग पहचान के कारण चिकित्सा सेवा से इनकार किया है, ठीक है, ये एक रिपोर्ट के माध्यम से बताता है। और जेंडर अफर्मिंग सर्जरी यानी कि बेहद महंगी है, यानी कि कोई अगर ट्रांसजेंडर अपने जेंडर चेंज कराने के लिए अगर कहीं ना कहीं सर्जरी कराता है तो ये भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा महंगी है उनके लिए, ठीक है। आयुष्मान भारत TG+ कार्ड, ठीक है, आयुष्मान कार्ड जिसकी हम बात करें, जिसे 5 लाख सालाना कवरेज देता है, लेकिन इसे जमीनी स्तर पर सही से लागू नहीं किया गया है अभी भी, किसके लिए ट्रांसजेंडर के लिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखा जाए कि अगर स्वास्थ्य के क्षेत्र में है ना ट्रांसजेंडर को हम अलग से सहायता देने की बात करें, चाहे हम उनके लिए पहचान कार्ड बनाएं ताकि वो सस्ते दरों पे कहीं ना कहीं अपना इलाज करा सके, चाहे हम सर्जरी की बात हो कि उनके लिए सर्जरी पहले से बहुत ज़्यादा सस्ती हो जाए, ठीक है, ताकि वे आम जिंदगी जी सकें। और वहीं आयुष्मान कार्ड की अगर हम बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं कवरेज तो दे रहा है पर लेकिन उस स्तर पर नहीं दे पा रहा जिससे ट्रांसजेंडर को सही से लाभ मिल सके और उनके लिए इस योजना का सही से लागू हो पाए, ठीक है। कर क्या सकते हैं, समाधान क्या है, तो समाधान बहुत सारे हैं कि ट्रांसजेंडर संवेदनशील प्रशिक्षण हो, ठीक है,
बीमा में लैंगिक सर्जरी शामिल करना हो, ठीक है, विशेष ट्रांसजेंडर स्वास्थ्य केंद्र और मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का कहीं ना कहीं विस्तार हो। ठीक है, जब एक व्यक्ति इतनी ज्यादा हर क्षेत्र में, स्वास्थ्य में, आर्थिक में, ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में अगर इतने ज्यादा क्या बोलते हैं अपमानित होगा, तो जाहिर सी बात है उसकी मानसिक स्थिति सोचो किस तरह की होगी। तो सबसे ज्यादा जरूरी ये भी होता है कि उसकी मानसिक स्वास्थ्य का भी देखभाल रखनी चाहिए, ठीक है, रखी जाए, ताकि उसकी मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति है वो भी कहीं ना कहीं बेहतर हो। राइट, मुख्य धारा में लाने के उपाय, मीडिया, शिक्षा और कार्यस्थलों में सकारात्मक और विविध भूमिका में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की उपस्थिति जरूरी है। पहली चीज तो उपस्थिति जरूरी है, जाहिर सी बात है, टीवी हो, मीडिया हो, एड हो, इनके माध्यम से हम कहीं ना कहीं लोगों के अंदर जो भावना है, ठीक है, ट्रांसजेंडर को लेकर नेगेटिव थॉट है, वो हम चेंज करने का प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, टीवी फिल्मों में रूढ़िवादी मजाकिया चित्रण अभी भी देखा जाता है। परिवार, स्कूल और समाज में गहरी जड़ें जमा चुका है और भेदभाव हटाना मुश्किल है, पर ऐसा नहीं कि हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल नहीं है। ठीक है, धीरे धीरे समय बदलेगा। ठीक है, जब ट्रांसजेंडर भी शिक्षित होंगे, पैसा कमाएंगे, आप लोगों के साथ उठेंगे बैठेंगे, तब भी आप समझोगे कि वो भी एक इंसान है। ठीक है, उनके अंदर भी भावनाएं हैं, फीलिंग्स हैं। ठीक है, चलिए उदाहरण के तौर पे हमसफर ट्रस्ट का आई एम ऑल्सो ह्यूमन है ना, मैं यही बता रही हूँ कि वो भी एक इंसान है। तो ये हमसफर एक ट्रस्ट के माध्यम से एक ही अभियान चलाया जा रहा है। वहीं तमिलनाडु का कुबगम उत्सव एक होता है जो सांस्कृतिक समावेशिता का प्रतीक है। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान देना ये ज्यादा जरूरी है। राइट, आगे देखो, अंतिम निष्कर्ष जिसकी हम बात करते हैं, सिर्फ दृश्यता यानी कि विजिबिलिटी से बदलाव नहीं आएगा, बल्कि सामाजिक स्वीकृति ज्यादा जरूरी है और नीतियों में सुधार, है ना। ये दोनों ही चीजें अपने आप के साथ एक कदम से कदम मिला के चलेंगी, तब जाके ट्रांसजेंडर की स्थिति हम बदल सकते हैं। ठीक है, ट्रांसजेंडर समुदाय को आर्थिक, सामाजिक और कानूनी स्तर पर बराबरी दिलाने के लिए हम और क्या कर सकते हैं, तो एंटी डिस्क्रिमिनेशन कानून का सख्त क्रियान्वयन, समावेशी भर्ती और ट्रांसजेंडर उद्यमियों को हम कहीं ना कहीं सहायता देना अगर प्रारंभ करते हैं, तो हो सकता है कि हम समाज में ट्रांसजेंडर को बराबर का अधिकार दे सके और उनका भी विकास हो सके। ठीक है, अब बात करते हैं एक यूपीएससी मेंस के प्रश्न की। पूरी चीजें समझ में आ गई ना। हमने 3 क्षेत्रों में कहीं ना कहीं ट्रांसजेंडर के बारे में डिस्कस किया है, जिसमें पहला स्वास्थ्य है, दूसरा शिक्षा है, ठीक है, और तीसरा हमने आर्थिक सहायता जो देने की बात चल रही है उसके बारे में डिस्कस किया। साथ ही साथ हमने 2019 का ट्रांसजेंडर का जो एक्ट है उसके बारे में देखा, उसके हमने प्रावधान देखे कि क्या क्या प्रावधान है, उनको ट्रांसजेंडर को कौन कौन सी सुविधाएं दी जा रही हैं इस एक्ट के माध्यम से। ठीक है, चलिए, ये आपका एक मेंस का प्रश्न है कि सामाजिक स्वीकृति के बिना कानूनी अधिकार खोखले रह जाते हैं। ठीक है, भारत में ट्रांसजेंडर समुदाय के संदर्भ में इस कथन पर चर्चा करें। ये जो पूरा का पूरा मैंने आपको लिखा है, ऊपर आर्टिकल आपका है, वो आर्टिकल आप पूरा का पूरा इसमें लिख दो पॉइंट्स फॉर्म में, ये आपका प्रश्न तैयार हो जाएगा। ठीक है, चलिए, कुछ डिस्टर्बेंस के साथ, कुछ टेक्निकल ग्लिच के साथ फाइनली हमारी क्लास यहाँ संपन्न होती है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये क्लास पसंद आई होगी और आज के आर्टिकल हमारे जरूरी थे। ठीक है, चलिए, तो रोज रेगुलर रहिए क्लास में। ठीक है, रेगुलर नहीं रह पाते तो रिकॉर्डेड देखिए, और अगर किसी के कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, मैं उनका उत्तर दे सकती हूँ। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल आपसे इसी समय पे। थैंक यू सो मच।